नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है परिवर्तन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं और फिर हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज के क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के स्थान पर भारतीय संविधान को देखेंगे। इसका भी सीरीज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो वन बाय वन करके दोनों को लेकर चल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और भारतीय संविधान। मॉडर्न हिस्ट्री में कल के क्लास में हम लोगों ने बंगाल विभाजन के साथ और उसके साथ जो अन्य घटनाएं थी, मुस्लिम लीग की स्थापना और तमाम चीजों के बारे में देखा था। आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान में आगे बढ़ेंगे और भारतीय संविधान के सीरीज में हम लोगों ने मौलिक अधिकार आरंभ किया था। और मौलिक अधिकारों में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, उसमें से 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। छठा मौलिक अधिकार आपका रह गया था, तो इसी मौलिक अधिकार को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को एक साथ गुड इवनिंग है, सभी लोगों का स्वागत है। अपना कमेंट सारे लोग करते रहें, कहीं भी किसी को डाउट हो तो कमेंट करते रहें। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, आज का क्लास प्रीमायर हो रहा है, तो आप लोगों का नाम तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैसेज के थ्रू आप लोगों के कमेंट का जवाब हम देते रहेंगे, टेक्निकल टीम देती रहेगी। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान को देख रहे हैं। भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में हम लोगों का जो टॉपिक था, उस संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें पहला समानता का मौलिक अधिकार था। समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक था। 2 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये क्लास काफी लंबे समय के बाद हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बीच में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चनिंग किया जा रहा था, एमसीक्यू कर रहे थे। तो यहाँ पर समानता का मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, जिसमें विधि के समझ समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था समानता के मौलिक अधिकार में। उसके बाद हम लोग आ गए थे स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, और इसका वर्णन कहां से कहां तक है? इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 20, 21 और 22 में स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अन्य उपबंध हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद तीसरे मौलिक अधिकार पर हम लोग आ गए थे, तो इसमें हम लोगों ने देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें 2 अनुच्छेद हम लोगों ने देखा था, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में हम लोगों ने देखा था मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 में बालकों के संबंध में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके संबंध में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चौथे मौलिक अधिकार में हम लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये हम लोग अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक देखे थे। और जो पांचवा मौलिक अधिकार हम लोगों ने देखा था, वो था शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार, और ये हम लोगों ने अनुच्छेद 29 और 30 में देखा था। और इसमें किसका वर्णन है? इसमें अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कुछ वर्णन है, उनको कुछ विशेष प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसका वर्णन 5वें मौलिक अधिकार में है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, एक साथ जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। आज का क्लास आप लोगों का प्रीमायर है, इसलिए आज के क्लास में हम नाम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन कमेंट के थ्रू आपका जवाब मिलता रहेगा। तो सारे लोग कमेंट करते रहिए, कहीं भी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आज के इस प्रीमायर क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार।
तो टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने ये 5 प्रकार के मौलिक अधिकार समझ लिए थे। ये पांचों प्रकार हम लोगों ने समझ लिया था। अंतिम वाला जो प्रकार है उसी को देखना है। लास्ट वाले क्लास में हम लोग इस पांचवें मौलिक अधिकार को देखा था, जिसमें शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है, अल्पसंख्यकों से संबंधित इसमें जो बातें की गई हैं इसके बारे में। ये देखिए, पिछला जो हम लोगों का फ्लैश था यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 में क्या था? सभी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार। और अनुच्छेद 30 में था सभी अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे वे भाषा के आधार पे हों या धर्म के आधार पर हों, अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार। तो यहाँ तक पिछले वीडियोज में हम लोगों ने क्लास को कंप्लीट कर लिया था। आज इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और छठवें मौलिक अधिकार को देखेंगे कि छठवें मौलिक अधिकार में क्या बातें रखी गई हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठे मौलिक अधिकार के बारे में। और छठवां मौलिक अधिकार हमारा क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। छठे मौलिक अधिकार को किस शीर्षक से जाना जाता है? छठवां मौलिक अधिकार अंतिम मौलिक अधिकार भी है। ये मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया। तो वर्तमान समय में कितने बचे हुए हैं? 6 बचे हुए हैं। तो छठा मौलिक अधिकार क्या है? बिल्कुल, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 32 है, ध्यान रखना है इस पे। राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है इसको। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह छठवां मौलिक अधिकार है। इसी के बारे में आज हम लोगों को समझना है। तो आप जानते हैं कि हमारे संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर इन मौलिक अधिकारों का संरक्षण ना हो, प्रोटेक्शन ना हो, तो फिर इन मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसीलिए जो छठवें मौलिक अधिकार के रूप में लाया गया है, वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में लाया गया है। तो जो छठवां मौलिक अधिकार है, इसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था अनुच्छेद 32 को? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्योंकि सारे मौलिक अधिकार निरर्थक हो जाएंगे अगर उन मौलिक अधिकारों को सुरक्षा ना मिले। तो ये सुरक्षा देने का कार्य अनुच्छेद 32 करता है। अब इसके बारे में समझ लीजिए। यहां ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकारों को सुरक्षा देने का कार्य उच्चतम न्यायालय भी करता है और उच्च न्यायालय भी करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के रिट जारी करते हैं। रिट का मतलब होता है रिटन ऑर्डर। तो कुछ रिटन ऑर्डर जारी किया जाता है, उसी का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो आदेश जारी किए जाते हैं, जो रिट जारी किए जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के तहत करता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, रिट जारी किया जाता है। रिट जारी करना। तो यहाँ पे रिट का जारी करना होता है। और ये रिट कौन जारी करता है? यहाँ पर अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें, उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। और जो उच्च न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय है,
ये अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कटिबद्ध हैं। और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत कुछ रिट जारी करते हैं। और इन्हीं रिटों की चर्चा इस 6वें मौलिक अधिकार में की गई है, जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ है। मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के संबंध में जो रिट जारी किया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा किया जाता है। लेकिन मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य संबंध में अगर कोई रिट जारी किया जाएगा तो वो केवल और केवल उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी करती है वो केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण में जारी करती है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण में तो रिट जारी ही करेगी, साथ में अन्य मामलों के संबंध में भी ये रिट जारी कर सकता है। तो उच्च न्यायालय का जो दायरा है वो थोड़ा सा बड़ा है रिट जारी करने का। ये दो मामलों में जारी करता है, यानी मौलिक अधिकारों के संरक्षण में, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, इस संबंध में भी उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। और इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। अन्य मामले, अन्य मामले में ही ये रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में ही रिट जारी करता है। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ा जाए। सभी लोगों को गुड इवनिंग है, एक साथ नमस्कार। जुड़ जाइए सारे लोग जल्दी से क्लास के साथ। हम लोग क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं, आज का सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। आप लोग कमेंट करते रहिए। आज का क्लास प्रीमायर है, इसलिए नाम तो हम आपका नहीं ले सकते, लेकिन कमेंट के थ्रू आपका आंसर देते रहेंगे। चलिए, तो अब हम लोगों को देखना है कि अनुच्छेद 32 में जो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है वो कौन कौन से रिट होते हैं, इसी के बारे में हमको समझना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत मुख्य रूप से कौन कौन से रिट जारी किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32, और इसमें रिट कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट को जारी किया जाता है। तो यहां पर मुख्य रूप से 5 प्रकार के रिटों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इंक्लूडिंग विथ है, यानी इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, जिनमें से 5 महत्वपूर्ण रिटों के बारे में यहाँ चर्चा की गई है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये 5 महत्वपूर्ण रिट कौन कौन से हैं इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक एक करके समझेंगे सबके बारे में। पहले सभी को देख लेते हैं, पांचों प्रकार को। दूसरा है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण। और पांचवा है अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार के रिट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जारी किए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके अब इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, हम लोग उस पर डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण को। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, हाइबियस कॉर्पस क्या है? तो यहां पर देखिए कहा गया कि जब किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है
किसी को अपने अंडर में कर लिया जाता है, निरुद्ध कर लिया जाता है, तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन शुरू हो जाता है। विशेषकर अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का हनन शुरू हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं: विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब क्या इनमें से किसी स्वतंत्रता का वो उपभोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जेल में जब व्यक्ति होगा, ना विचार अभिव्यक्ति कर सकता है, ना आंदोलन धरना प्रदर्शन कर सकता है, ना व्यवसाय कर सकता है, ना भ्रमण कर सकता है। तो जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन शुरू हो जाता है। इसीलिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, तो उसको सामने प्रत्यक्ष किया जाए। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कैद में कर लिया जाता है, तो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने लगता है। तो यहाँ आदेश देती है न्यायालय कि जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, उस व्यक्ति को हमारे सामने यानी न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाए, निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसी को कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है, उसको प्रत्यक्ष करो, सामने लाओ। क्योंकि वो व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगा? निश्चित रूप से इसका निर्धारण न्यायालय करेगा। प्रशासन इसका निर्धारण नहीं करेगा। प्रशासन तो केवल गिरफ्तारी करेगा, लेकिन वो व्यक्ति अपराधी है कि नहीं है, ये तय करने का काम न्यायालय का है। तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। यानी पुलिस प्रशासन किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करती है, तो 24 घंटे से ज्यादा उसको अपने पास नहीं रख सकती, उसको निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। हालांकि इसमें यात्रा का समय और छुट्टी का समय नहीं जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त जो पुलिस प्रशासन है, किसी को भी 24 घंटा से ज्यादा निरुद्ध नहीं कर सकती, कैद में नहीं रख सकती। यहां भी ध्यान रखिएगा कि कैद दो प्रकार का होता है। कैद भी दो प्रकार का होता है। अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को कैद कर लिया जाए, तो ये तो अपराध है, जिसको हम लोग कहते हैं किडनैप करना, अपहरण करना। ये तो सीधा सीधा अपराध है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, तो अपराध की श्रेणी में चला ही जाएगा। स्पेशली जब प्रशासन के द्वारा किसी को कैद किया जाता है। कोई व्यक्ति अपराधी है कि नहीं है, ये सबूतों गवाहों के आधार पर तय होगा, न्यायपालिका तय करेगी। इसीलिए न्यायालय ये आदेश देती है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। और इसी के आधार पर लोग जाते हैं कोर्ट। जब पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है, तो भागे भागे लोग कोर्ट जाते हैं कि हमको जल्दी से जमानत मिल जाए, हमको जल्दी से छुटकारा मिल जाए, हमको जेल में रहना ना पड़े। तो जमानत मिल जाता है, लोग छूट जाते हैं। तो यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये रिट है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को सामने उपस्थित किया जाए। अब कोर्ट तय करेगा कि उसको छोड़ा जाए या आगे निरुद्ध किया जाए, आगे कैद में रखा जाए। वो सबूतों और गवाहों के आधार पर तय किया जाता है। जिस तरह का केस होता है, जिस तरह के मामले होते हैं, गंभीर है कि साधारण है, उसी के आधार पर इसका तय किया जाता है। तो बात क्लियर हो गई होगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यही था बंदी प्रत्यक्षीकरण। शब्द से ही स्पष्ट है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को सामने लाओ। और किसके सामने लाओ? न्यायालय के सामने लाओ, क्योंकि न्यायपालिका ही ये रिट जारी करती है। वो व्यक्ति अपराधी है कि नहीं है, ये न्यायपालिका तय करेगी। आगे बढ़ा जाए। अब चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरा है परमादेश। परम आदेश। परमादेश क्या है भाई? परमादेश ये क्या कहता है? ये रीड भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। चूंकि अनुच्छेद 32 की बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। परमादेश जब कोई अधिकारी प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ठीक तरीके से ना कर रहा हो, तो यह आदेश जारी करके उसको कर्तव्य पालन के लिए विवश किया जाता है। साधारण भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके अपने पद के कुछ कर्तव्य होते हैं।
जिस पद को वो धारण किए हुए हैं, सरकारी पद पर बैठे हुए हैं, सरकारी पद को धारण किए हैं, उस पद के कुछ कर्तव्य हैं। अगर उन कर्तव्यों का निर्वहन ये लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पे परमादेश का रिट जारी किया जाता है और उनको अपने कर्तव्य पालन के लिए विवश किया जाता है। जिस पद पे आप हैं, जो ड्यूटी आप कर रहे हैं, उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई अधिकारी प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से ना करे, तो यह आदेश जारी करके न्यायालय उनको कर्तव्य पालन के लिए विवश करती है। तो ये होता है परमादेश, यानी परम आदेश। तो शब्द से ही आप स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ। कहीं किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा। तो बात क्लियर हो गई होगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्लियर हो गया, परमादेश का मतलब क्लियर हो गया। तो ये दो रीट हमारे हो गए शुरुआती। अब आते हैं हम लोग तीसरे रीट पर और देखते हैं ये तीसरा रीट क्या कहता है। तीसरा रीट कहता है प्रतिषेध, प्रोहिबिजन जिसको कहा जाता है। प्रतिषेध क्या है भाई? तो इसका संबंध निचली अदालतों और उच्च अदालतों से है। ठीक है, यहाँ पे उच्च अदालतें और निचली अदालतें। यहाँ क्या होता है, अगर निचली अदालत किसी ऐसे मामले पर सुनवाई करने लगे जो मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, किसी ऐसे मामले पर सुनवाई करने लगे जो मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो जो उच्च अदालतें हैं यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये प्रतिषेध का रिट जारी करेंगे इनके खिलाफ कि चूंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए इस मामले की सुनवाई आप रोक दीजिए और ये मामला हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिए। यही रिट प्रतिषेध कहलाता। प्रतिषेध का मतलब रोक लगाना। तो यहाँ उच्च अदालतें निचली अदालतों की कार्रवाई पर रोक लगा देती हैं। ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाती हैं जब निचली अदालतें ऐसे मामलों पर सुनवाई करने लगे जो मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो इन पे रोक लगाते हुए उसको अपने पास ट्रांसफर कराती हैं। आप जानते हैं कि जो केसेज होते हैं, जो मामले होते हैं, वो अलग अलग लेवल के मामले होते हैं और सभी मामले एक ही कोर्ट में सुनवाई नहीं किए जाते। तो जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा, ऐसे मामलों पर ये सुनवाई नहीं कर सकते और अगर सुनवाई कर रहे हैं तो इनके सुनवाई पर रोक लगा दिया जाएगा। जैसे आप पूछेंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में जैसे अगर कोई संवैधानिक मामला है, संवैधानिक मामला। अब कहेंगे संवैधानिक मामला का मतलब क्या होता है? संवैधानिक मामला का मतलब यह है कि कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा केस जिसमें संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता हो। संविधान की व्याख्या, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें संविधान की व्याख्या करनी पड़ती है, संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करनी पड़ती है। तो ऐसे मामलों की सुनवाई ये निचली अदालतें कर ही नहीं सकती। एग्जाम्पल के रूप में अभी हाल ही में एक घटना हुई थी कर्नाटक में। हिजाब का मामला आया था। कुछ मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन करके विद्यालय में जा रही थी, तो कॉलेज प्रशासन ने रोक लगा दिया कि यहाँ ड्रेस कोड लागू है, तो हिजाब पहन के आना यहाँ अलाउड नहीं है। तो इन लोगों ने कहा कि ये हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा है। संविधान का अनुच्छेद 25 हमको ये अधिकार देता है कि जिस भी धर्म को हम मानते हैं उस धर्म के अनुसार हम आचरण कर सकते हैं और हमारा पहनावा भी हमारे आचरण का हिस्सा है। तो ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने रोक लगा दिया और जब कॉलेज प्रशासन ने रोक लगा दिया तो ये अनुच्छेद 35 के आधार पे पहुंच गए हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट। तो अब हिजाब का मामला किससे जुड़ गया? हिजाब का मामला अनुच्छेद 25 से जुड़ गया। अब अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें अनुच्छेद 25 की व्याख्या करनी पड़ेगी। तो हो गया ना संवैधानिक मामला।
तो जहां भी संविधान की व्याख्या का सवाल आएगा वो संवैधानिक मामला है, और संवैधानिक मामलों की सुनवाई केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। निचली अदालतों को यह अधिकार नहीं है कि ऐसे मामलों पर वो सुनवाई कर सके। एक और मामला आया था 2019 में, आपको याद होगा, सीएए का मामला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया था, और इसके लिए विरोध प्रदर्शन हुए पूरे देश में। शाहीन बाग का आंदोलन हुआ मुस्लिम समुदाय के द्वारा। कहा गया कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सारे लोग समान हैं। और कहा गया कि ये कानून तो भेदभाव पे आधारित है। 6 धर्म के लोगों को परमिशन दिया गया है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, और मुस्लिम समुदाय को छोड़ दिया गया। तो ये तो अनुच्छेद 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है। अब सीएए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है कि नहीं है, जब अनुच्छेद 14 की व्याख्या होगी तभी पता चलेगी। तो संविधान के अनुच्छेद 14 की व्याख्या करना मतलब संवैधानिक मामला हो गया। तो जब संवैधानिक मामला हो गया तो ऐसे मामलों की सुनवाई निचली अदालतें नहीं कर सकती। तो किसी ऐसे मामले की सुनवाई अगर निचली अदालतें कर रही हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध का रिट जारी करते हुए ऐसे मामलों के सुनवाई पर रोक लगा देंगे निचली अदालतों के, और वो मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है प्रतिषेध। तो बात क्लियर हो गई होगी। किसी को डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही है प्रतिषेध। ये निचली अदालतें और उच्च अदालतों के बीच का मामला है कि जिन मामलों पे सुनवाई का अधिकार निचली अदालतों को नहीं है उस पे वो सुनवाई नहीं कर सकते। तो बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। आगे चलते हैं हम लोग उत्प्रेषण पर। अब देखते हैं उत्प्रेषण क्या है। ये 3 हमारे क्लियर हो गए। आगे आते हैं हम लोग उत्प्रेषण पर और देखते हैं उत्प्रेषण क्या है। तो उत्प्रेषण का संबंध भी निचली अदालतों और उच्च अदालतों से है। निचली अदालतों और उच्च अदालतों से है। यहां पे क्या था प्रतिषेध में, यहां जो उच्च अदालतें थी वो निचली अदालतों के कार्रवाई पे रोक लगा दी थी और मामला अपने पास ट्रांसफर करा लिया था सुनवाई के लिए। लेकिन यहां क्या होता है, उत्प्रेषण एक कदम और आगे बढ़ता है। ये कहता है कि अगर निचली अदालतों ने किसी मामले पर अपना फैसला सुना दिया तो अब उस फैसले के विरुद्ध जो उच्च अदालतें हैं वो फिर से सुनवाई करेंगी, और सुनवाई करने के बाद अपने तरीके से उस पे अपना निर्णय देंगे, और यही होता है उत्प्रेषण। आप देखते हैं बहुत सारे मामलों में निचली अदालतों ने सजा सुना दिया और उच्च अदालतों में जाने के बाद सबूतों के अभाव में वो लोग छूट जाते हैं। तो इसी के तहत ये प्रक्रिया चलती है। निचली अदालतों ने किसी मामले पर अपना निर्णय दे दिया तो उच्च अदालतें अपने हिसाब से उस पर सुनवाई करके अपने हिसाब से निर्णय देते हैं। यही मामला कहलाता है उत्प्रेषण। तो बात क्लियर हो गई होगी उत्प्रेषण क्या है। अंतिम पे आ जाते हैं। अंतिम है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है? अगर कोई प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ना कर रहा हो तो यहां पर न्यायालय यह रिट जारी करती है और इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछती है कि आपको अपने पद पे बने रहने का औचित्य क्या है। यानी कोई भी अधिकारी प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ना कर रहा हो, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हो, अपने अधिकारों का शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा हो, तो यह रिट जारी करके उससे उस पद पर बने रहने का औचित्य पूछा जाता है, और इसी के तहत उनको बर्खास्त किया जा सकता है अगर सेटिस्फैक्टरी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो, संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दिया तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो अपने अधिकार शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर दुरुपयोग करेगा तो इस रिट के तहत उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो यही है हमारा 5 प्रकार का रिट। तो बात क्लियर हो गई होगी कि ये अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार के इंक्लूडिंग विथ लिखा हुआ है, यानी ये 5 प्रकार के रिट तो हैं ही, इसके अलावा अन्य प्रकार का भी रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद
226 के तहत हाई कोर्ट जारी करते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी। यही था हमारा छठा और अंतिम मौलिक अधिकार, और यह मौलिक अधिकार इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। कितने भी मौलिक अधिकार दे दिए जाए, अगर सुरक्षा नहीं होगी तो उन मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को यानी छठे मौलिक अधिकार को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो इस तरह से हमारा ये मौलिक अधिकारों का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग संविधान का भाग 4 आरंभ करेंगे। संविधान का भाग 4 आरंभ करेंगे, और इस भाग 4 में हमको क्या पढ़ना है? इसको बोलते हैं शॉर्ट में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर द स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसका वर्णन कहां से कहां तक है? इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और देखेंगे कि डीपीएसपी में क्या क्या निर्देश भारत सरकार को दिया गया है संविधान के द्वारा, इसको समझेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही था। हमारा मौलिक अधिकारों का सेगमेंट कंप्लीट हुआ। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हम लोगों ने पूर्ण कर लिया। अगला जो हमारा सेगमेंट होगा, अगला जो सीरीज होगा, वो डीपीएसपी पे होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे होगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और हर बार की तरह आप लोगों से एक ही अपील है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों से भी इसको सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी नोट के साथ सभी लोगों को जय हिंद, गुड नाइट। मिलते हैं कल शाम को पुनः 6 बजे और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।